एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कक्षा 11 भौतिक शास्त्र फिजिक्स के पेपर के लिए इस वीडियो में देखिए। पिछले वीडियो में हम 2-2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम ओनली 3-3 नंबर के प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे आपके, है ना। 3-3 अंक के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको अगर 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना। और 2-2 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो पिछला वीडियो जा करके देख लेना। आपको यहाँ पे चैनल विजिट कर लेना है ना। देखिए, साथ ही आपको बहुत अच्छी तैयारी अपनी करनी है, संपूर्ण तैयारी करनी है हर एक विषय की, तो सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमसे, है ना, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ये मैं यहाँ पे आशा करता हूँ। देख सकते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो सीधे 3-3 नंबर के प्रश्नों की ओर आते हैं। यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जानकारी टीच चैनल पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। तो देख सकते हैं घर्षण को कम करने के उपाय, जैसा कि मैंने 2-2 नंबर के क्वेश्चन जब कंप्लीट करवाए थे तो उनमें भी ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन 3-3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा गया है, पूछा गया है और देखा गया है, तो इसे जरूर से आपको कर लेना है। देखिए, घर्षण को कम करने के 3 उपाय आपको पता होना चाहिए और घर्षण से होने वाले हानि लाभ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कंप्लीट है आपका, है ना। घर्षण को कम करने के उपाय, उसे बढ़ाने के उपाय, ये आपको यहाँ पे दोनों होने चाहिए कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं घर्षण को कम करने के उपाय। पॉलिश करके घर्षण को कम किया जा सकता है, स्नेहल का उपयोग करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके, है ना। तो ये सारे आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से घर्षण को कम करने का उपाय है पॉलिश करके, स्नेहल का उपयोग करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, है ना। इनमें से कोई भी नहीं तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी रहेगा तो वही आप लगाएंगे उत्तर, है ना। या फिर ये सारे ना रह करके इनमें से एक रहा और सारे अन्य क्वेश्चन दे दिए गए, ऑब्जेक्टिव दे दिए गए, है ना। तो आपको क्या लगाना है, स्नेहल लगाना है ना। तो हर प्रकार से क्वेश्चन को देख के चलिए। घर्षण को बढ़ाने के उपाय क्या है, बहुत चिकनी सतह जैसे बर्फ पर सूखी मिट्टी या बालू डालकर, है ना, वाहनों के टायरों में जो है खांचे बनाकर, है ना। जो वाहनों के टायरों में खांचे होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, घर्षण बढ़े ताकि, है ना, खिसले ना वाहन सड़क पर, है ना, इसलिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, इसी का अगला पॉइंट है, मशीनों में लगी पट्टी या बेल्ट पर जो है चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ लगाकर, इससे क्या होगा, इससे घर्षण बढ़ेगा और वो पट्टा चिपका रहेगा और आसानी से घूमेगा, चलेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है 3-3 नंबर में, स्थैतिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए भाई। तो देखिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये सारी की सारी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से मोबाइल में, मैं आपको वीडियो बताऊंगा, तो बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिएगा और हर एक क्वेश्चन को ना हर तरीके से पढ़िए, हर तरीके से यार, क्योंकि किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं, देखिए स्थैतिक, है ना, स्थैतिक स्थित है एक जगह, है ना, घर्षण है, तो एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं, यानी कि विराम है, स्थित है ना। स्थित मतलब रुकी हुई, स्थिर, स्थैतिक, है ना, और विराम हुई। तो विराम में जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच लगने वाले घर्षण बल को, है ना, स्थैतिक घर्षण कहते हैं, है ना। कि यानी कि जो दो वस्तुएं हैं, कोई रुकी हुई दो वस्तुएं रखी हैं, तो उनके बीच जो घर्षण बल लगेगा ना, एक दूसरे के बीच लगने वाला बल, तो वो क्या है, स्थैतिक घर्षण बल है ना। इससे एफजी से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से आप ये लिख देंगे। इसके बाद सीमांत घर्षण बल, सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है ना। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ब्राह्मावस्था की अवस्था में, है ना, ब्राह्मावस्था में, यहाँ पर सीमांत संतुलन की अवस्था में दोनों संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल ही सीमांत घर्षण बल कहलाता है। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, संरक्षित तथा असंरक्षित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ संरक्षित देख सकते हैं, एक तरफ असंरक्षित देख सकते हैं, तो ये रहेंगे आपके। तो संरक्षित को समझेंगे, इस बल द्वारा किया गया जो किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है ना। इसमें जो है, इसमें अगर कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया है तो उस पर निर्भर करता है संरक्षित बल पे, है ना। तो ये याद रखेंगे पॉइंट, ये तीनों पॉइंट रहेंगे। देखिए, और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं ना कि देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या आता है ना कि संरक्षित बल का उदाहरण लिखिए, तो एक ही ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के सीधे निकल लोगे ना तो कोई आपको यहाँ पे याद नहीं होने वाला है ना, आसानी से याद नहीं होने वाला है। देखिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं यहाँ पे बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, उसे सुनने से ज़्यादा याद होता है। देखिए, संरक्षित बल का उदाहरण क्या है, देखिए याद रखिए, और यह संरक्षित बल के उदाहरण, है ना। तो सभी जो केंद्रीय बल लगते हैं और गुरुत्वीय बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, ये संरक्षित बल के उदाहरण है ना। तो ऑप्शन आ गया
कि गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान बल का उदाहरण है तो संरक्षी बल का उदाहरण है ना। घर्षण बल जो होता है वो असंरक्षी बल का उदाहरण है। श्यान बल जो होता है असंरक्षी बल का उदाहरण है। याद रखिएगा पॉइंट पॉइंट, है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम को लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में भी इंक्रीज करके क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज को दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिमाण सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, है ना, विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। तो इस डायग्राम से आप उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, वेक्टर्स के द्वारा आपको यहाँ पे बताया गया है, इसमें डायग्रामित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप बनाएंगे इसमें और ये पूरा यहाँ पे थ्योरीज की लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्त के रूप में वृत्ताकार जो मार्ग में चले, है ना, वही तो वृत्तीय गति होगी, है ना। जो गोल गोल चले वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर कार्यरत त्वरण को वस्तु का अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। ये आप आंसर याद रखेंगे। जब अभिकेंद्र त्वरण का आपको व्यंजक जो है निगमित करना होता है तब भी आप इसका सहारा लेते हैं। वहाँ पर वृत्तीय गति जो है, वहाँ पर वृत्तीय गति का डायग्राम आपको बनाना होता है। इसका जो है आपको समझाना पड़ता है, वहाँ पर लिखना पड़ता है। यही डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, यहाँ पे ये वृत्तीय गति ही ना हो रही है। देखिए यहाँ पे घूमे जा रही वृत्ताकार पथ में चल रही है, तो यही तो वृत्तीय गति है। यही आपको जो है याद रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया है। देखिए आपका ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है ना। बल आपको 200 न्यूटन दिया गया है। एन मतलब क्या दिया गया है? एन आपको 200 न्यूटन दिया गया है और आपको यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है? तो दूरी 10 मीटर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, है ना। आपको जो है कार्य की गणना करनी है, कार्य की गणना कीजिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। यहाँ पे थीटा बराबर 180 डिग्री मान लेते हैं, है ना। ये होता ही है। तो इस प्रकार से आप एक करेंगे हल। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला आपको लगा देना है। बल यानी कि एफ जो फोर्स है वो हम यहाँ पे भरेंगे। इसे 200 आपको न्यूटन बल दिया गया है और आपको दूरी कितनी दी गई है? 10 मीटर दी गई है और 180 थीटा यहाँ पे 180 है ना। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे थीटा 180 है ना। इसके बाद आपको इसका जो है मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका -2000 जूल आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका आंसर रहेगा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। देखिए यही आपको याद रखनी है लाइन। किसी घूमती हुई, कोई घूमता हुआ पिंड है भाई, है ना। घूमता हुआ पिंड से मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे चल रहा है वो, है ना। घूमता हुआ पिंड है, एक जगह से ऐसे मतलब ये मूव कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है ना। ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, घूमता हुआ पिंड ये कहलाएगा, है ना। कोई निकाय है, किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल, है ना, ये पिंड है घूम रहा है और इस पर कोई बाह्य बल है ना, जैसे हमने यहाँ से इस पर जोर लगाया है ना, यहाँ से जोर लगाया इस पर, बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो, लगा तो रही है ना, बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग जो है नियत रहेगा। इसका कोणीय संवेग क्या नियत रहेगा, है ना। ऐसे टाउ द्वारा यहाँ पे टाउ बराबर 0 तो एल बराबर 0, इस प्रकार से आपको इसे लिखते हुए कंप्लीट कर देना है ना। यहाँ तक आपका ये एल बराबर जो है एल, इसमें क्या होगा नियतांक, है ना। तो dl/dt इक्वल 0 यहाँ पे रहेगा आपका। इसके बाद बढ़ता है आपका ग्रहों के संबंधी केपलर के नियम। देखिए भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है केपलर वाला, है ना, जरूर से कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य उपस्थित होता है। इस सभी को पता है कि ग्रह जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, है ना, यही केपलर कहते हैं। तो एक बस याद करके रखिए कि केपलर ने ऐसा भी कहा था, तो उनके पॉइंट में ही लिखना है ना। ग्रहों का क्षेत्रीय वेग सदैव नियत रहता है ना। केपलर कहते हैं कि ग्रहों का क्षेत्रीय वेग जो है सदैव नियत रहता है और सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो इस प्रकार से इसे लिखते हुए आप ये पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए केपलर के नियम जरूर से कर लीजिएगा। इसको आंतरिक ऊर्जा क्या है? देखिए आंतरिक ऊर्जा क्या है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आंतरिक ऊर्जा जरूर से याद होनी चाहिए, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की स्वयं की क्षमता को, है ना। मतलब उसके अंदर की ऊर्जा जो है, अंदर की ऊर्जा, कोई निकाय है ना, तो उसके अंदर की स्वयं की, है ना, भीतर की जो क्षमता होती है ना, उसे आंतरिक ऊर्जा, अंदर की भीतर की, है ना,
आंतरिक अंदर की है ना, जो उसकी क्षमता होती है किसी ने कहा कि, तो वो आंतरिक ऊर्जा, जब यह आंतरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एवं आंतरिक गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। देखिए आंतरिक ऊर्जा क्या होती है कि स्थितिज ऊर्जा और आंतरिक गतिज ऊर्जा के जो है बराबर होती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। देखिए तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके जो है किस पर, खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो ताप पर निर्भर करती है। देखिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, यहाँ पे सीधा आपका गाइड का लिखा हुआ था, कभी नहीं आएगा, है ना। इसके बाद आपके 4 अंकीय क्वेश्चन है ना, 4 अंक के सारे क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, और आपको ये 4 अंक के क्वेश्चन चाहिए तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि आप हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हर एक वीडियो मिलेगा, तो 4 नंबर के क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए, नीचे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है, तो सब्सक्राइब करके रखो। और देखिए वो PDF आपको ये कैसे मिलेगी, चलिए बता देता हूँ, PDF के लिए माध्यम बता देता हूँ कैसे आपको PDF मिलेगा। तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF जो है आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप हमारे खास मेंबर बन जाएंगे, हम आपको PDF आसानी से यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो आप जल्दी से चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।